नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं शीतल राजपूत। यूपी के चुनाव में बड़ा कंफ्यूजन है। कौन किसके साथ है ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा। किसानों ने बीजेपी को उलझाया और आरएलडी ने समाजवादी पार्टी को अगर मगर की स्थिति में डाल दिया। रैलियों में वायदे तो किए जा रहे हैं, लेकिन अंदर खाने पार्टियां धर्म संकट में चल रही हैं। इस बार यूपी के चुनाव में हर कोई किसान आंदोलन को भुनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिलहाल किसी भी मुद्दे से ज्यादा बड़ा नजर आ रहा है जाटों का मुद्दा। आखिर यूपी में सत्ता की लड़ाई क्यों और ज्यादा जटिल हो गई है, ये आपको अपनी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। हम देश से माफी मांगे ना, ये माफी मांगने से इन किसानों को फसलों के रेट मिलेंगे, इनको रेट मिलेंगे एमएसपी पे गारंटी कानून बनाने से। जवाहरलाल नेहरू जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए। नड्डा जी के संगठनात्मक नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ भारत की आस्था को आहत करने वाले आतंकवाद समर्थक जिन्नावादी भी दूसरी तरफ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। इस प्रदेश में ना सपा लड़ रही है और ना बसपा लड़ रही है, सिर्फ कांग्रेस ही ये लड़ाई लड़ सकती है। बीजेपी किसानों से जितनी दूर है, उतनी ही दूरियां बरकरार हैं समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच। यूपी चुनाव सिर पर है, मगर पार्टियों में कंफ्यूजन की भरमार है। रैलियों के पीछे की रणनीति तय नहीं हो पा रही है। कृषि कानूनों की वापसी के बाद बीजेपी को यह लगा कि उनके लिए उत्तर प्रदेश में फ्रंट फुट पर खेलना आसान हो जाएगा, लेकिन किसान नेताओं ने आंदोलन वापसी के लिए 6 शर्तें सामने रख दी। बीजेपी को इसके बाद अपनी रणनीति पर फिर से विचार करनी पड़ रहा है। खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नए सिरे से माथापच्ची करनी पड़ेगी। हालांकि बीजेपी का यह मानना है कि किसान तो उनके साथ आएगा ही, साथ ही साथ पूरा यूपी उनके विकास को समर्थन भी जरूर देगा। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने किसानों पर तो कुछ नहीं कहा, मगर राष्ट्रवाद और जिन्नावाद की बहस छेड़ दी। इस राज्य में विधानसभा का चुनाव क्यों नहीं आकर्षण का केंद्र बनेगा। एक तरफ भारत की आन मान और शान की रक्षा करने, भारत को दुनिया में समर्थ और सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के संगठनात्मक नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ भारत की आस्था को आहत करने वाले आतंकवाद समर्थक जिन्नावादी भी दूसरी तरफ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। किसान आंदोलन की शुरुआत से ही बीजेपी को जाटों के दूर जाने का डर सता रहा है, और अब तो 6 शर्तों के सामने आने के बाद भी टेंशन कम नहीं हो रही। जानकार मानते हैं जिन अजय मिश्र टेनी को हटाने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं, वो यूपी के 5 से 6 जिलों में अच्छा खासा असर रखते हैं। इनमें लखीमपुर खीरी के अलावा पीलीभीत, बहराइच, शाहजहांपुर, हरदोई और सीतापुर जिला शामिल है। अगर अजय मिश्र टेनी से इस्तीफा मांगा गया तो ब्राह्मण बहुल सीटों पर बीजेपी का खेल बिगड़ सकता है। 2017 के चुनाव में इस इलाके के 42 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 37 पर जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 4 और बीएसपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी। हालांकि एक फैक्टर ये भी है कि इन सभी 6 जिलों में किसानों की अच्छी खासी तादाद है। यहाँ की करीब 75% आबादी गन्ने की खेती करती है, जो कि सिख और गैर सिखों की है। इस लिहाज से लखीमपुर खीरी हिंसा का असर चुनावी राजनीति पर पड़ा तो बीजेपी के लिए पिछली जीत दोहरा पाना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, टेनी की बर्खास्तगी क्यों नहीं कर रही सरकार हमारे लिए, हम इस बात से लेके हम बहुत अचंभित हैं कि वो 120 बी का मुजरिम है। अजय मिश्र टेनी जो है 120 बी का मुजरिम है, और वो बराबर उसने उसकी साजिश इसमें उसने धमकी भी दी है। 8 दिन 10 दिन पहले उसने धमकी दी थी कि हम आपको, किसानों को कहा था कि लखीमपुर में रहने नहीं देंगे, तो शरेआम उसने कहा था आपको यहाँ से भगा देंगे, तराई से भगा देंगे, निकाल देंगे। तो उसकी धमकी दी है, इसका मतलब साफ साफ उसने ये कांड करवाया है। कांग्रेस इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहती, इसीलिए उसने जाट कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। राजस्थान के गहलोत मंत्रिमंडल में जाट मंत्रियों की संख्या 5 हो गई है। इसके बहाने कांग्रेस ये मैसेज यूपी भेजने की तैयारी कर रही है कि जाटों की असली शुभचिंतक वही है।
वैसे भी कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी ने आरएलडी नेता जयंत चौधरी से मुलाकात कर एक नए समीकरण की सुगबुगाहट पैदा कर दी है। श्रीमती प्रियंका गांधी जी की औपचारिक मुलाकात माननीय जयंत चौधरी जी से हुई है। इसका राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से कोई लेना देना नहीं है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन करीब करीब पहले से ही सब फाइनल हो चुका है। पार्टी की और बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को देख लिया है। अब उनको ये पता है कि उनके पास कोई विचार और नियत नहीं है, ना तो उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए वो लड़ाई लड़े, इसलिए वो गठबंधन तलाश रहे हैं। कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा नौजवानों, किसानों, महिलाओं सहित सभी वर्गों के लिए आवाज उठा रही है। प्रियंका गांधी जी ने सबसे ज्यादा सड़क पर उतरकर संघर्ष किया और तानाशाह आदित्यनाथ सरकार को झुकना पड़ा है। कांग्रेस यूपी में आरएलडी से गठबंधन करना चाहती है और उसके नेता आरएलडी नेताओं से संपर्क में हैं। इसकी एक बड़ी वजह अब तक समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन का औपचारिक ऐलान होना नहीं है। दरअसल अखिलेश यादव अब तक आरएलडी को 22 सीटें देने का वादा कर रहे थे, मगर अब कृषि कानूनों की वापसी के बाद पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक आरएलडी गठबंधन में 35 सीटों की मांग कर रही है और समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि 25 सीटों में बात बन जाए। इसीलिए 21 नवंबर को अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी उसे टाला गया। जयंत चौधरी इस महीने के आखिर तक समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने की दुहाई तो दे रहे हैं, मगर सीट बंटवारे की इसी पेच के बहाने पूरी पिक्चर क्लियर नहीं की। जयंत चौधरी को लगता है कि जाट बीजेपी के विरोधी नहीं रहे और अगर उनकी जाटों से सहमति बन गई तो फिर आरएलडी का समाजवादी पार्टी के साथ जाना आग के दरिया में उतरने जैसा हो सकता है। आरएलडी ने कोई चुप्पी नहीं साध रखी है। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के बीच में वैचारिक गठबंधन है और दोनों दलों के लोग, दोनों दलों के कार्यकर्ता पहले भी साथ में काम कर चुके हैं और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह के बीच में और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। दोनों मिलकर के उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को साफ करना चाहते हैं। दोनों भारतीय जनता पार्टी को हराने में लगे हैं और दोनों दलों के बीच में जो वैचारिक सहमति तो है ही है, चुनाव गठबंधन पर भी वार्ता अंतिम दौर में है। लखनऊ से आई ये तस्वीर भी समाजवादी पार्टी के रणनीति को लेकर काफी मायने रखती है। यूं तो मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन का डायरेक्ट सियासी कनेक्शन नहीं, मगर अखिलेश यादव पशुपेश में उलझे हुए हैं। कयास लगाए जा रहे थे कि मुलायम सिंह के जन्मदिन पर अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव साथ नजर आ सकते हैं, मगर ऐसा हुआ नहीं। इधर यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का दम भरने वाले असदुद्दीन ओवैसी भी गणित बिगाड़ने की कोशिश में है। यूपी के बाराबंकी में ओवैसी ने चेतावनी दी, अगर कृषि कानूनों की तरह सीए और एनआरसी कानून वापस नहीं लिया जाता तो यूपी की सड़कें शाहीन बाग में तब्दील हो जाएंगी। किसानों के लिए ये 3 कानूनों को, कृषि कानूनों को वापस लिया। हम आपसे इस बात का डिमांड करते हैं कि CAA कानून को भी वापस लिया जाए। क्या आपको मंजूर है कि CAA का कानून वापस लिया जाए? अरे अगर है मंजूर तो कहो मंजूर, ताकि मालूम हो जाए मोदी जी को, वरना करेंगे मैं ही तपस्या किया था। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे? अगर NPR और NRC का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखना, हम खुद आएंगे यहाँ पर। पूर्वांचल में 164 सीटें आती हैं, जहां बीजेपी को अच्छी खासी जीत की आस है, मगर अब लड़ाई पश्चिमी यूपी में अगवा बनने को लेकर चल रही है। हालांकि किसान आंदोलन और लखीमपुर खीरी मामले के बाद हालात बदले हुए हैं। नेता मंथन कर रहे हैं, पार्टियां गठबंधन का ऐलान नहीं कर पा रही हैं। लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बीजेपी के सामने चुनौती पिछले प्रदर्शन को बरकरार रखने की है, साथ ही किसान आंदोलन की मुश्किलों से भी पार पाना है। हालांकि इन सब के अलग प्लान बी भी बीजेपी ने तैयार कर लिया है और ये प्लान उन सीटों पर जीत हासिल करने का है जहां 2017 के चुनाव में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था। आपको दिखाते हैं कि बीजेपी ने कौन सी सीटों को जिताने के लिए योगी आदित्यनाथ और अमित शाह पर खास जिम्मेदारी डाली है। मोदी सरकार ने घोषणा किया है कि पार्लियामेंट के अगले सत्र में 3 कृषि कानूनों को हम वापस ले लेंगे। माता
की, भारत माता की। किसान आंदोलन ने बीजेपी की रणनीति को पूर्वांचल और बुंदेलखंड पर शिफ्ट कर दिया है, मगर अंदर खाने तैयारी उन सीटों के भी चल रही है जो 2017 में बीजेपी की नहीं हो सकी। सीएम योगी आदित्यनाथ ऐसी ही 78 सीटों के लगातार दौरे कर रहे हैं और सौगात देने का सिलसिला जारी है। शाहजहांपुर की जलालाबाद सीट पर बीजेपी हारी थी, यहां 269 करोड़ की परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई। आजमगढ़ सीट पर बीजेपी जीत हासिल नहीं कर सकी, यहां यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई। कैराना सीट बीजेपी की ना होकर समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई थी, इसलिए कैराना को जीतने के लिए पीएसी बटालियन की नींव रखी गई। बीजेपी को उम्मीद है इन हारी हुई 78 सीटों में से इस बार कम से कम 55 सीटें उसे मिल सके, ताकि पश्चिमी यूपी में होने वाले नुकसान की भरपाई इन सीटों से की जा सके। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व यही देखता है कि वास्तव में सरकारें कुछ कर भी रही हैं, गरीब का कितना कल्याण हो पा रहा है, और गरीब का कल्याण भाषणों से नहीं, इस जमीनी हकीकत से देखने को मिलता है, जब आपके पक्के मकान अब दिखाई दे रहे हैं जो 2017 के पहले नहीं थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि 2024 में दिल्ली का रास्ता 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से होकर ही गुजरेगा, इसीलिए लगातार रैलियों पर रैलियां करने वाले हैं। वहीं कांग्रेस महंगाई और किसान के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही है। कांग्रेस को लगता है कि समाजवादी पार्टी का अभी तक एकजुट न होना और बीजेपी के खिलाफ किसानों की नाराजगी उनके फेवर में जा सकती है, इसीलिए हर वो मुमकिन रणनीति अमल में लाई जा रही है जिससे खोई हुई जमीन किसी तरह वापस पाई जा सके। नौजवानों की 20 लाख नौकरियों को हो, किसानों का कर्ज माफ हो, बिजली बिल हाफ हो, महिलाओं को स्मार्टफोन स्कूटी हो, या उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को टिकट में भागीदारी, उससे उत्तर प्रदेश में अब बदलाव होने जा रहा है। अब भाजपा सरकार के बदले लोग कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। 2022 में कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। यूपी चुनाव में कौन बाहुबली बनेगा ये तो जनता ही तय करेगी, मगर इतना तो तय है कि सियासत के इस एपिसोड में अभी कई चैप्टर सामने आने बाकी हैं और इसमें जो भी लीड लेगा वो 2022 में लखनऊ की सत्ता हासिल कर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।